नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 10th अक्टूबर 2020। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहले जिन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं वो आपका होने वाले हैं बोडोलैंड से रिलेटेड। बोडोलैंड क्या है इसको हम डिटेल से समझेंगे और देन विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसे भी हम इसी के साथ डिटेल से स्टडी करेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट आर्टिक एम्प्लीफिकेशन, क्या होता है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन, और उसके बाद हम समझेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और सबसे पहले डिस्कस करते हैं बोडोलैंड से रिलेटेड। देखिए रिसेंट कंटेस्ट ये है कि बोडोलैंड यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल है। ऑलराइट, इससे इतना समझ के चलिए कि एक प्रकार की नगर पालिका है, वहां पर इलेक्शन होने वाले थे और यहां पर क्या हुआ है कि असम कैबिनेट ने रिक्वेस्ट की है स्टेट इलेक्शन कमीशन से कि अभी वो इलेक्शंस को थोड़े दिन पोस्टपोन कर दें क्योंकि कोविड के कारण इलेक्शन करा पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि पूरा कंटेस्ट है क्या। देखिए अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो शेड्यूल मेंशन है, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। आपका जो 5th शेड्यूल है वो डील करता है ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से। ऑलराइट, कि वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी स्टेट में किसी एक स्टेट को शेड्यूल ट्राइब रीजन डिक्लेयर किया जा सकता है और उस रीजन में जो स्पेशल फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं जो वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो लिखा हुआ है 5th शेड्यूल में। ठीक है, 6th शेड्यूल में भी इसी प्रकार से ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में जानकारी दी हुई है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि 5th शेड्यूल डील करता है 10 स्टेट से। एट प्रेजेंट 5th शेड्यूल में 10 स्टेट मेंशन है। कौन कौन से वो 10 स्टेट हैं तो देखिए आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, तेलंगाना है। ये जो सारे स्टेट हैं वो 5th शेड्यूल के अंदर मेंशन है। यहाँ पर जो है ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है और उनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। 6th शेड्यूल एक स्पेशल प्रकार का शेड्यूल है क्योंकि यहाँ पर भी शेड्यूल ट्राइब मेंशन है, लेकिन 4 फेमस स्टेट्स की, वो 4 फेमस स्टेट कौन से हैं आपके, वो आपके नॉर्थ ईस्ट के असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है एंड मिजोरम है। इन 4 स्टेट का नाम मेंशन है 6th शेड्यूल में। अब डिफरेंस क्या होता है 5th और 6th शेड्यूल में स्टेट के होने से। 6th शेड्यूल में थोड़ी सी ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी जाती है रीजनल बॉडीज को। अगर कोई स्टेट मान लीजिए 5th शेड्यूल में है और कोई दूसरा स्टेट, हम एग्जांपल ले लेते हैं, 5th शेड्यूल में मान लीजिए कि गुजरात है और 6th शेड्यूल में असम है, तो जो असम है ना वहां पर थोड़ी सी स्पेशल, थोड़ी सी ज्यादा पावर, थोड़ी सी ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी असम स्टेट को क्योंकि वो 6th शेड्यूल के अंदर मेंशन है। अब ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे स्टेट को जो है 6th शेड्यूल में डाला जाता है? तो एक बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले तो वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन जो है ज्यादा होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण रीजन यह है कि वहां पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही हैं वो एंथ्रोपोलॉजिकल स्पीसीमेंस हो, यानी कि बहुत पुराने जो रीति रिवाज हैं उनको आज भी फॉलो करते आए हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर मॉडर्नाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट वहां पर नहीं पड़ा है। ठीक है, ये एक बहुत फेमस रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। मकसद ये है कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो ऑथेंटिसिटी है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। ठीक है, इसी कारण इन स्टेट को जो है स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। अब होता क्या है 6th शेड्यूल के स्टेट्स में, देखिए यहां पर जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेटअप की जाती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपके स्टेट्स होते हैं उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाती है, वैसे ही विद इन स्टेट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट सेटअप की जाती हैं। तो एट प्रेजेंट 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट सेटअप की गई हैं इन 4 स्टेट्स में, असम में, मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में। मैं बार बार इन स्टेट का नाम इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए मेघालय में आपकी 3 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ठीक है, वैसे ही मिजोरम में भी 3 है, त्रिपुरा में 1 है और असम में 3 है। ठीक है, यहां पर इस आर्टिकल में हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी असम की है 3rd बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ठीक है, यहां पर इस इलेक्शन होने हैं लेकिन अभी यहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिक्वेस्ट की है असम ने। ऑलराइट, ठीक है, अब इनके पास जो स्पेशल पावर्स होती हैं इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास वो कौन कौन सी होती हैं उन्हें थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना एक थोड़ा सा सेपरेट लेजिस्लेशन चलता है। अगर मान लीजिए कि किसी पार्लियामेंट ने या फिर स्टेट की किसी लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया, कोई नया लॉ बनाया, तो इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में वो लॉ
और वो जो नया कानून बना है, भले वो चाहे पार्लियामेंट के द्वारा हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा हो, वो डायरेक्टली यहां पर अप्लाई नहीं होगा। वो अप्लाई यहां पर कब होगा? जब प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर जो है इस बात के लिए सहमति दे देंगे, तभी यहां इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में वो लॉ लागू हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ऑलराइट, फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम कि इनके पास पावर क्या क्या है। तो देखिए यहां पर जो है स्पेशल पावर्स हैं, सिविक और जुडिशियल पावर्स दी गई हैं इनको। किन चीज़ों से रिलेटेड? देखिए लॉ बना सकते हैं लैंड से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, फिशरीज से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड। और ये जो सारे लॉज ये बनाएंगे उसके लिए ना अप्रूवल लेनी होगी किसकी? गवर्नर की। और आपको पता है गवर्नर किसके बिहाफ पे काम करता है? तो गवर्नर काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ को, इसको अपॉइंट करने का काम करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, ये ऑटोनोमस काउंसिल जो है उनको स्टैब्लिश करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट हमने डिस्कस किए। चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ और चीज़ों को। सबसे पहले मैप देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पर है आपका असम, ये है मेघालय, यहाँ पर आपका त्रिपुरा और ये मिजोरम है। ये जो स्टेट्स हैं ये किसके अंदर मेंशन है? ये 6th शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, मणिपुर के बारे में हमने डिस्कस किया। मणिपुर आपका 5th शेड्यूल में है, यहाँ पर देखिए आप। ठीक है, मणिपुर जो है 5th शेड्यूल में नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो किस जगह पर हैं। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि 6th शेड्यूल में है या नहीं, 5th में है या नहीं। एक बार नजर मार लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो मणिपुर जो है 5th और 6th में नहीं है। नागालैंड जो है वो 5th और 6th दोनों में ही नहीं है। इसके लिए अलग से स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है ना, आर्टिकल 371 में। जिस प्रकार से आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजंस थे, वैसे ही जो है स्पेशल प्रोविजंस जो है नागालैंड को दिए गए हैं आर्टिकल 371 में। इससे होता क्या है? तो कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट और के द्वारा पास किया जाता है पूरे नेशनल लेवल पर, ठीक है, तो वो नागालैंड में तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक नागालैंड की जो काउंसिल है, जो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर है, वो उसको पास ना कर दे। ठीक है, तो ये स्पेशल पावर है नागालैंड को, थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है इस स्टेट को। ऑलराइट, फिर हम थोड़े से कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ की कंपोजिशन होती क्या है। तो देखिए जो यहाँ की कंपोजिशन होते हैं, जहाँ पे जो लोग चुनकर आते हैं यहाँ की काउंसिल में, तो 30 लोग होते हैं मैक्सिमम। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो बोडोलैंड टेरेस्ट्रियल काउंसिल है, यहाँ पर 46 मेंबर है। ये रीजन क्या है इसके एक्सेप्शन का? क्योंकि यहाँ पे जो है पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है और ये थोड़ा बड़ा एरिया है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं इसकी काउंसिल के वो थोड़े से ज़्यादा हैं। ठीक है, पावर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या पावर होती हैं। लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल, वाटर, शिफ्टिंग, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वो लॉज बना सकते हैं। ठीक है, और उनको कंसल्ट लेनी होगी गवर्नर की लॉ बनाने से पहले। ऑलराइट, नागालैंड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आर्टिकल 371 के ए में मेंशन है, इसके बारे में स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है नागालैंड को। ठीक है, ये बेसिक चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो आपने खुद के लॉ बना सकते हैं सिविल और क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड। ऑलराइट, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन से। अब मतलब क्या होता है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन का? मतलब कि आर्टिक लेवल पे जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उस समय एम्प्लीफाई होना, यानी कि टेम्परेचर जो है वो रैपिडली राइज होना आर्टिक रीजन में। आर्टिक रीजन आपको पता है कहाँ पर है? ये जो रीजन है वर्ल्ड का नॉर्दर्न मोस्ट, उसे हम आर्टिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो पूरा है ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन अभी ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ की जो बर्फ़ है वो काफ़ी जल्दी से आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। और इसका जो रीज़न है इसके पीछे का वो है क्लाइमेट चेंज। अर्थ का टेम्परेचर राइज होना यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट में चेंज होना, ये दो बहुत मेजर रीज़न है यहाँ पर होने वाले चेंजेस के, आइस के मेल्टिंग के। ऑलराइट, अब रिसेंटली क्या कंटेस्ट है? देखिए एक कंपोनेंट है आपका जिसका नाम है आयोडिक एसिड। ये एक प्रकार का एरोसोल पार्टिकल है। अब ये एरोसोल पार्टिकल होते क्या है इसको हम समझेंगे थोड़ी देर में, बस अभी आप इसको समझ के चलिए कि जो आयोडिक एसिड है इसका फॉर्मूला जो है वो HiO3 है। ये एक प्रकार का एरोसोल पार्टिकल है जो बिहाइंड, जो कि एक रीज़न है, एक फैक्टर है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन का। ठीक है, क्या होता है एरोसोल? हम पहले इसको समझते हैं। देखिए ये जो एरोसोल्स होते हैं वो एक प्रकार के लिक्विड या फिर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये गैसियस और लिक्विड इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये लोअर एटमॉस्फेयर में होते हैं, पाए जाते हैं। आपकी काफ़ी ज़्यादा जो लोअर एटमॉस्फेयर है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके क्लाउड फॉर्मेशन में। ठीक है, इनकी मिक्सिंग से जो क्लाउड्स बनते हैं हम उन्हें कहते हैं एरोसोल रेडिएक्टिव फोर्सिंग। यानी कि जो क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्या करते हैं, वो हीट को यानी कि जो सन से आने वाली रेडिएशन से उनको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। लेकिन
कुछ हीट को ये रिटेन कर लेते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है आपके वार्मिंग ऑफ आर्टिक के पीछे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एरोजोल की क्या इंपॉर्टेंस है, ये किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, ये कैसे मिलते हैं आपके एटमॉस्फेयर में। तो देखिए, जो वॉल्केनिक एरोजोल होते हैं नेचुरली सिक्रेट किए जाते हैं, और फिर कुछ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू भी एरोजोल्स एमिट होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों प्रकार से फाउंड किया जाता है एरोजोल, नेचुरली भी और मेन मेड भी। ऑलराइट, फिर इनसे चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला तो है चेंज इन एल्बिडो। चेंज इन एल्बिडो का मतलब क्या होता है? एल्बिडो अर्थ की एक वो प्रॉपर्टी होती है जिससे जो सनरेज होती है या फिर जो हीट होती है वो अर्थ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है वापस से एटमॉस्फेयर में या फिर स्पेस में। अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके जो आर्टिक रीजन होता है या फिर अंटार्कटिक रीजन होता है जहां पे आइज होती है। ये क्या करते हैं, बहुत ब्राइट होते हैं और ये आइज जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है बहुत ज्यादा सन रेज को। ठीक है, इसी को एल्बिडो कहा जाता है अर्थ का। अब हो क्या रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होने के कारण आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। ऑलराइट, अब इससे हो क्या रहा है, जो टेम्परेचर है वहां का वो इंक्रीज हो रहा है। तो अब अर्थ का जो टेंडेंसी होती है हीट को रिफ्लेक्ट बैक करने की वो कम होती जा रही है, जिसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर और ज्यादा राइज होगा अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, फिर वैसे ही एक चेंज हो देखने को मिल रहा है, वो है कि ओशन करंट में। ओशन करंट का क्या काम होता है? ओशन करंट क्या करती है, जो इक्वेटोरियल रीजन में जो हीट वाटर, आपको पता होगा ये आपकी अर्थ है, यहां पर जो है इक्वेटोरियल रीजन है और यहां पे आपका आर्टिक रीजन। तो यहां पर क्या होता है, हॉट वाटर पाया जाता है इक्वेटर के आसपास, यहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, और यहां पर जो होता है कोल्ड वाटर पाया जाता है। तो ये जो आपके ओशन करंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, यहां से हीट जो होती है उसको नॉर्थ की साइड लेके जाती हैं और नॉर्थ से आने वाले कोल्ड वाटर को साउथ की साइड या फिर इक्वेटोरियल रीजन में लेके आती हैं, जिससे कि टेम्परेचर का जो है चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा हीट बढ़ने के कारण जो कि आइस ग्लेशियर्स हैं आपके वो मेल्ट हो रहे हैं और वो मिक्स हो रहे हैं वार्म वाटर के साथ, जिसके कारण और ज्यादा राइज देखने को मिल रहा है टेम्परेचर में। वार्म वाटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसके कारण ओशन करंट भी चेंजेस देखने को मिल रहा है उनमें भी। ऑलराइट, तो ये दो बहुत बेसिक चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। एक और जो नियम आपको यहां से याद रखना है वो है कि ज़ॉम्बी फायर का। अब ज़ॉम्बी फायर क्या होती है, जो फायर आपको आर्टिक वाइल्ड फायर में देखने को मिलती है, आर्टिक फायर जहां पर आप देखने को मिलती है उसी को हम ज़ॉम्बी फायर के नाम से जानते हैं। तो ये भी बहुत फ्रीक्वेंट फिनोमिनाज बन चुके हैं, अब आप बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी फायर को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 से रिलेटेड। कंटेस्ट ये है, रिसेंटली पार्लियामेंट लोकसभा में जो है ये बिल को रखा गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसका मकसद क्या होता है, क्या काम करती है ये टेक्नोलॉजी? तो इसका मकसद होता है ट्रीट करना इनफर्टिलिटी को, यानी कि अगर कोई माँ बाप नहीं बन पा रहा है तो उनकी जो इनफर्टिलिटी होती है उसको ट्रीट करने का काम किया जाता है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, देखिए ये दोनों ही चीज़ों को हैंडल करती है। जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, वुमेन्स एग हो गया या फिर मेन स्पर्म हो गया, उन दोनों को ही ये रिमूव करते हैं वुमेन्स की बॉडी से या फिर मेल की बॉडी से, और आउटसाइड द बॉडी एम्ब्रियो को प्रिपेयर करने का काम किया जाता है। फिर जब वो एम्ब्रियो प्रिपेयर हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसको वापस से इंसर्ट बैक कर दिया जाता है वुमेन्स की बॉडी में। ठीक है, तो ये काम किया जाता है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। आपने एक बहुत फेमस टेक्नोलॉजी इसका नाम सुना होगा, इन वर्टिको फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इन वर्टिको फर्टिलाइजेशन है क्या। तो ये एक प्रकार की जो है टेक्नोलॉजी है, किसका एग्जाम्पल है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का। पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, फिर ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, उसका क्या मकसद है? तो इसका मकसद है कि रेगुलेट करना इस टेक्नोलॉजी को, जो स्पर्म बैंक्स होते हैं या फिर जो एग बैंक्स होते हैं उनको रेगुलेट करना, क्लिनिक्स को रेगुलेट करना और अलाउ करना द सेफ एंड एथिकल प्रैक्टिस ऑफ ART। ठीक है, और प्रोटेक्ट करना वुमेन एंड चिल्ड्रन को फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ये बहुत बेसिक सा इसका फंक्शन है इस बिल का। ठीक है, सप्लीमेंट्री स्टेटस जो है वो भी दिए गए हैं, किसके द्वारा? तो एक बिल आया था 2019 में जिसको हमने अपने डिस्कशन में इंक्लूड भी किया था, जो कि था सैरोगेसी रेगुलेशन बिल। ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है कमर्शियल सैरोगेसी को।
ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी हो इस बिल के बारे में तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे हमने डिटेल से इस बिल को डिस्कस किया है। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है कमर्शियल सैरोगेसी। कमर्शियल सैरोगेसी में क्या होता है कि मान लीजिए एक वुमेन है, ठीक है, या एक कपल है, एक मैरिड कपल है जो कि प्रेग्नेंट होना चाहता है, ठीक है, जो कि एक बेबी चाहता है, लेकिन किसी XY फैक्टर रीज़न के कारण जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो क्या करते हैं ये लोग, एक तीसरी जो वुमेन होती है उसको हायर करते हैं और उनको कहते हैं कि हम जो है, जिस प्रकार की ये प्रैक्टिस की जा रही है ना कि बाहर से एम्ब्रियो क्रिएट किया जा रहा है, फीमेल की बॉडी से एग लिया जा रहा है, मेल की बॉडी से स्पर्म लिया जा रहा है और उनसे एम्ब्रियो बनाया जा रहा है, उस एम्ब्रियो को ये लोग क्या करते हैं, इस वुमेन की बॉडी में इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, बच्चे को जो है 9 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उस 9 महीने तक ये जो वुमेन होती है उस एम्ब्रियो को, उस जो बच्चे को अपने पास रखती है, उसको पैदा करती है और फिर जो बेबी होता है उसको वो इन कपल को वापस कर देती है। उसके बदले ये कपल क्या करते हैं, इसका जो भी खर्चा होता है, वुमेन प्रेग्नेंट होने के दौरान काफ़ी ज़्यादा खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, वो खर्चा तो देते ही हैं, साथ ही साथ कुछ एडिशनल मनी भी इस वुमेन को प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार की प्रैक्टिस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, खासकर पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन है वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो होता क्या था, इससे एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा होता था उस वुमेन का। मान लीजिए कि हरियाणा में एक वुमेन रह रही है, उसका जो हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा इसको बोलेगा कि आप जो है कमर्शियल सैरोगेसी करें, बार बार बच्चे पैदा करें और जो पैसा है वो आप मुझे दें। तो 9-10 बच्चे जो है ये वुमेन पैदा करती है। अब बताइए इतने ज़्यादा अगर ये बच्चे पैदा करेगी वुमेन तो उसका कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्या उसकी मेडिकल कंडीशन होगी, क्या उसमें जान बचेगी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है वो देखते हुए कमर्शियल सैरोगेसी को इंडिया में प्रोहिबिट करता है ये बिल जो लेकर आया गया था 2019 में। ऑलराइट, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। और ज़्यादा डिटेल में जानना हो कि क्या प्रोविजंस थे, किन चीज़ों को एक्सेप्शन दिया गया है, कि वो सब आप जाके हमारी पुरानी वीडियोस में देख लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो हमारे लास्ट हमने डिस्कस किया है, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना, वरना मैं ये क्वेश्चन डालना बंद कर दूंगा, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते नहीं है तो ऐसा लगता है कि व्यर्थ है ये क्वेश्चन डालना यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन रिमाइंड कराने में भी और एक प्रकार से रिविजन का काम करेंगे, ठीक है। और मैं क्वेश्चन जो डालता हूँ वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाता हूँ इन्हें, ठीक है। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जैक्टली वैसे तो नहीं बना सकता कोई भी, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि क्वेश्चन जो है आपके लिए अच्छे लेके आए जाएँ, अच्छे ऑप्शंस आपके सामने दिए जाएँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। पॉज करके देख लीजिए वीडियो को, क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। तो आज 3 क्वेश्चन है आपके लिए, तीनों जो है आपके होमवर्क में है, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे।